कि सुबह मौसम हुआ सुहाना। यूपी से बिहार तक हीटवेव का कहर। बलिया में 57 तो बिहार में 44 ने तोड़ा दम। 10 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी की चेतावनी। बिपरजॉय से सिरोही, जालौर, बाड़मेर और पाली बाढ़ से हालात। अजमेर का सबसे बड़ा अस्पताल पानी में डूबा, वार्ड के अंदर भरा पानी। दिल्ली के साउथ कैंपस में छात्र की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार। लड़की को लेकर झगड़े में हुआ था मर्डर। आरोपियों से पूछताछ जारी। 2024 के लिए बसपा को मिला केशव देव मौर्य का साथ। मायावती को जिताने के लिए महान दल ने शुरू किया प्रचार। बसपा के पक्ष में वॉल राइटिंग अभियान तेज। अयोध्या में मां कामाख्या धाम में विवाद में चली गोली, 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। थाना बाबा बाजार में मुकदमा दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। राजभर और बीजेपी के बीच सीट को लेकर बात फंस गई। सीटें फाइनल होने के बाद अब होगा गठबंधन की घोषणा और राजभर के प्रभाव के आकलन के बाद तय की जाएंगी सीटें। बीजेपी राजभर की भूमिका का कर रही है अध्ययन। भाजपा सुभाषपा के बीच गठबंधन अब लगभग तय माना जा रहा है। राजभर की ओर से 2 से 3 सीटों पर दावेदारी की गई है और दोनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक की संभावना है। पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर राजभर का दबदबा है, लेकिन अब इसी सबके बीच बताया जा रहा है कि भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। पूर्वांचल की लोकसभा सीटों पर राजभर का दबदबा है। और सीटें फाइनल होने के बाद गठबंधन की घोषणा होगी। बीजेपी राजभर की भूमिका का अध्ययन कर रही है और भाजपा सुभाषपा के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर, जहां पर दोनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक की संभावना है। यह आम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में बैठक की संभावना। पूर्वांचल की 28 सीटों पर राजभर का दबदबा माना जाता है और इसी के चलते बताया जा रहा है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बीजेपी के बीच में सीटों को लेकर अभी जो बात फंसी हुई है वो बताया जा रहा है कि मुलाकात के बाद हल हो सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, ओम प्रकाश, राजभर और भाजपा के बीच कहा जा रहा है गठबंधन हो सकता है आने वाले चुनाव को लेकर। देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर लगभग हर दल के साथ रहते हैं। इसके पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसके बाद वो भाजपा में पहले रह चुके हैं, अब एक बार फिर से भाजपा की ओर रुख करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले तो कई बार ये भी कह चुके हैं कि हमें किसी ने भाव नहीं दिया, हमसे किसी ने बात नहीं की। विधानसभा चुनाव में इस तरीके की भी बातें हुई थी, लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है क्या पूर्वांचल की सीटों को जीतने के लिहाज से अब भाजपा एक बार फिर से इनको अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है, इनके साथ गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति शुरू होती है कांशीराम के समय से, जब बसपा का गठन हुआ था। उस समय ये एक तरह से नींव रखे थे अपनी पार्टी को लेकर। जैसे अलग हुए उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। उसके बाद से इनकी राजनीति धीरे धीरे बढ़ती गई, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में। एक दौर आया जब वो एक तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाए, आपको मालूम है 2017 में। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ये भाव नहीं दे रहे हैं और ओबीसी समुदाय को लेकर जो उनकी मांगे हैं उस पर नहीं करे तो गठबंधन टूट गया। उसके बाद फिर ये बढ़ते गए। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया तो उस दौर में भी सीटें नहीं आई, खासकर जीत हासिल नहीं हुई। तो उस दौर में आरोप लगाया कि ये हमारे हित ऐसी नहीं है, जो हमारे जेन्युइन मुद्दे हैं उसको उन पर काम नहीं किया जा रहा है, और जो जिसको लेकर गठबंधन किया गया तो उस पर काम नहीं किया गया। लेकिन अब कुछ दिनों से एक तरह से खबरें आ रही है सामने कि ये फिर वापस यानी
2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी में फिर जा सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना अभी बाकी है आना, लेकिन लगभग तय हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के साथ ही यानी कि एनडीए के साथ ही गठबंधन करेंगे। कुछ दिनों पहले आपको मालूम हो कि वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के लड़के की अरुण राजभर की शादी हुई थी, जहां पर बीजेपी के खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पर गए थे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए थे। इसके अलावा कई जो नेता हैं बीजेपी के वहां पर आशीर्वाद देने के गए थे, कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने भी था। उसी दिन शाम के समय ये भी खबरें आ रही, जिस दिन रिसेप्शन था इनके अरुण राजभर के, उस दिन ये भी खबर आई कि एक निजी होटल में ओम प्रकाश राजभर की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी। तब से एक कवायद लगाई गई थी कि कहीं न कहीं ओपी राजभर आप पूरी तरह से बीजेपी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। तो देखिए, सीटें फाइनल होने को लेकर यहाँ पर अब तक मामला जो है वो रुका हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि राजभर के प्रभाव के आकलन के बाद ही सीटें तय होंगी और उसके बाद मुलाकातों के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर गठबंधन होगा या नहीं। हालांकि पूर्वांचल के सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है और इसी के चलते कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अब इनका गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर आज बैठक होगी। आम खबर आपको बता दें और विस्तारकों से मांगी गई 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट। भाजपा 2019 में हारी हुई सीटों का रिपोर्ट तलब की है। लोकसभा सीटों पर भेजे गए विस्तारकों से रिपोर्ट की तलब। 14 लोकसभा सीटों पर विधानसभा वार भेजे गए विस्तारक। भाजपा मुख्यालय में होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर मंथन होगा। लोकसभा सीटों पर भेजे गए विस्तारकों से रिपोर्ट तलब की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भाजपा 2019 में हारी हुई सीटों पर रिपोर्ट तलब की गई है और रिपोर्ट मांगे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर 14 लोकसभा सीटों पर विधानसभा वार भेजे गए विस्तारक और भाजपा मुख्यालय में होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर मंथन की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मंथन की बात सामने आई है और विस्तारकों से 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट मांगी गई है। और भाजपा 2019 में हारी हुई सीटों पर रिपोर्ट तलब करने के लिए यहां पर तैयार है। आम जानकारी आपको बता दें, लोकसभा सीटों पर भेजे गए विस्तारकों से रिपोर्ट तलब किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विस्तारकों से मांगी गई 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और सतीश संगम एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके। सतीश, 2019 में हारी हुई सीटों की रिपोर्ट मांगी गई है और कहा जा रहा है कि विस्तारकों की ओर से रिपोर्ट की तलब किए जाने की बात सामने आई है। क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेकर अब उन सीटों पर भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा, जो इसके पहले के चुनावों में उसने हारी थी? लगातार ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश जो 80 एक तरह से लोकसभा सीट है, सब पर जीत हासिल किया जाए। अब मालूम हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 64 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल की गई थी। इसके अलावा गठबंधन की जो उनके साथ थे कुछ सीटें उनके अंदर भी आई थी। लेकिन अब जो 14 सीटें हारी गई है, जहां पर भी 14 सीटों पर विपक्ष का दबदबा रहा है, उसका भी सर्वे किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आज तलब की जाएगी, यानी कि आज बीजेपी दफ्तर में बैठक हो रही है। इसमें भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा संगठन मंत्री यहाँ पर है, वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ समय बैठक शुरू होगी। इस पर सारी चीजों को समीक्षा किया जाएगा। इसके अलावा न केवल उस पर, बल्कि कुछ समय पहले ये भी रिपोर्ट तलब की गई थी, जो लोकसभा चुनाव पर कुछ खास असर नहीं देखने को मिल रहा था, या सांसद जो वहां के प्रतिनिधि के तौर पे जो काम कर रहे हैं उनका फीडबैक सही नहीं रहा था, तो उनकी भी रिपोर्ट तलब की गई है कि उस पर किस तरह से नए सिरे से काम किया जाए। इसमें 2-3 बातों पर ध्यान दिया गया है। पहली चीज ये है कि किस उम्मीदवार को किस क्षेत्र से उतारा जाए, किस लोकसभा चुनाव से उनको उम्मीदवार के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा उसकी स्थानीय रणनीति क्या है, किस समुदाय के नेता का ज्यादा पकड़ है, किस पार्टी के अगर उनकी बीजेपी के तौर पर अगर हम देखें तो किस लीडर की वहां पर पकड़ है, तो उसको भी कहीं न कहीं समीक्षा बैठक में की जा रही है। खास फोकस दिया जा रहा है कि जिन 14 लोकसभा सीट है उस पर कैसे जीत हासिल किया जाए, इसमें समीकरण भी तय की जा रही है। कुछ समय पहले अगर मालूम हो कि ओपी राजभर की जो 24 लोकसभा सीट पूर्वांचल क्षेत्र की भी बात कर रही है कि इनकी दबदबा है, उस पर भी कहीं न कहीं अंदरूनी से तौर पर सर्वे किया जा रहा है कि जो 3 सीटें मांग की है खासकर ओपी राजभर, तो उन 3 सीटों पर कैसे इनकी पकड़ है, तो उस पर भी कहीं न कहीं एक तरह से रिपोर्ट दी जा रही है। इसमें सभी
मूलभूत चीजों को लेकर भी परखा जा रहा है। इसके अलावा बूथ स्तर पर जो पार्टी को कैसे मजबूती मिले, उस पर भी कहीं न कहीं एक तरह से पहल की जा रही है। सारी रिपोर्ट तलब होने के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आपको मालूम हो कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है उम्मीदवारों को चयन को लेकर, तो उससे पहले की जो रिपोर्ट है, यानी कि बीजेपी मुख्यालय पर, प्रदेश मुख्यालय पर इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। इस रिपोर्ट के जरिए ही कहीं न कहीं उम्मीदवारों का चयन होगा और फाइनल लिस्ट जो जारी होगी, वो लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे राय मशवरा लेने के बाद ही डिसीजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए राय मशवरा लेने के बाद ही डिसीजन लेने की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या लगता है सतीश, देखिए 2024 की तैयारी अभी से भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया है। कई सीटें 2019 में ऐसी थी जिन पर हार भाजपा को मिली थी। अब क्या उन पर नई तरीके से रणनीति बनाई जाएगी? क्या समीकरणों को बदलने की कोशिश की जाएगी ताकि उन सीटों पर भी इस बार जीत हासिल की जा सके? इस रिपोर्ट के बाद क्या इस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, इससे पहले कई सारी रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रही है जिला अध्यक्षों की बदलने की। तकरीबन 56 से ज्यादा जिला अध्यक्ष की बीजेपी के बदलने की कवायद है। उनका फीडबैक कुछ खास नहीं रहा है। इसके अलावा जो एमएलसी बने हुए हैं, जिन अध्यक्ष जो एमएलसी बने हुए, तो उनको भी बदलने की भी बात चल रही है। इसके अलावा एक बूथ स्तर के जो लीडर्स हैं, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं न कहीं मुख्य धारा में यानी कि लाने की पहल की जा रही है। तो जो समीकरण बनाया जाए लोकसभा चुनाव से पहले, वो खास असर देखने को मिलता है। फिर बाद जब उन 14 सीटों की बात की जा रही है जिस पर एक तरह से इनकी जीत हासिल नहीं हो पाई थी, ऊपर कैसे कमल एक तरह से कमल का फूल खिले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले, उस पर भी खास रणनीति बनाई जाएगी। इस फीडबैक के जरिए ही कहीं न कहीं इसकी रणनीति भी तय किया जाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए रणनीति तय किए जाने की बात सामने आ रही है और भाजपा लगातार एक्टिव है इन सारी सीटों को लेकर भी। क्या लग रहा है कि इस बार जो चीज़ें हैं, नई रणनीति बनेगी, जो नए समीकरण बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे? देखिए, एक तरफ 9 साल पूरे होने के तहत वो पहले ही लगातार अलग अलग जगहों पर अपने जो प्रतिनिधि हैं वो भेज रहे हैं ताकि उनकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जा सकें। हर एक चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। अभी निकाय चुनाव का भी असर हुआ, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था। अब ऐसे में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूती के साथ भला भाजपा, क्या माहौल क्या नजर आ रहा है अगर अभी से देखा जाए? इसमें देखिए, निकाय चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी, उसमें खास जीत तो हुई है, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका में कुछ खास असर नहीं देखने को मिलता। भले से महापौर के पद पर इनको जीत हासिल की गई हो, लेकिन उस पर भी समीकरण बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए हर चुनाव अहमियत रखता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पालिका या फिर ग्रामीण स्तर के चुनाव, सभी पर अहमियत मानती है। उसकी सभी रिपोर्ट कहीं न कहीं तलब की जा रही है और सभी पर चर्चा विमर्श किया जा रहा है। अगर मान लीजिए निकाय चुनाव में कुछ खास फीडबैक नहीं रहा है, तो उसको कैसे मजबूती लाया जाए, एक तरह जमीनी स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। अलग अलग समुदाय को जो लेकर टारगेट किया जाता है, उसमें अलग अलग समुदाय, खासकर मुस्लिम वोटर्स को लेकर साधने की बात जो चलती है, उसको कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, तो उस पर भी खास पकड़ बनाने के लिए पहल की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें कि ओबीसी के साथ ही जो एक तरह से समाजवादी पार्टी खुद ओबीसी और दलित समुदाय के वोटर्स को साधने की बात करें, लेकिन इससे पहले बीजेपी की रणनीति को कहीं न कहीं फोकस कर रही है कि इन सभी समुदाय के जो एक तरह से लीडर्स है, खासकर इनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनको कैसे उतारा जाए कि उस समुदाय के वोटर्स जो अपने पार्टी के साथ जुड़े और खास असर देखने को मिले लोकसभा चुनाव में, इस पर खास रणनीति बनाई जाएगी। अब सभी समीकरण को कहीं न कहीं आज जो बैठक हो रही है खासकर बीजेपी दफ्तर में, इस पर रखा जाएगा और फोकस उन 14 सीटों पर भी होगा कि जो रणनीति बनाकर उन 14 सीटों को भी कमल का फूल खिलाया जाए और उस पर जीत हासिल किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, अधिक जानकारी के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये हम खबर आपको बता दें जहां पर विस्तारकों से रिपोर्ट मांगी गई है और 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट तलब होगी, जिसके बाद अब वहां पर क्या कुछ बदलाव करने हैं, क्या नई जिम्मेदारियां लोगों को देनी है, इन सब को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई और दिल्ली से देहरादून जा रही थी ट्रेन। हमले में किसी यात्री को चोट नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। हमले में वंदे भारत ट्रेन के शीशे टूटे हैं। फोटो में मुजफ्फरनगर देखिए लोकेशन। जीआरपी थाने को भी नहीं कोई जानकारी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन आउटर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर हमले में वंदे भारत ट्रेन के शीशे टूटे हैं। तो हमले में वंदे भारत ट्रेन के शीशे टूटे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जीआरपी थाने को भी कोई जानकारी नहीं दी गई है इस वक्त की अहम खबर।
और मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन आउटर की ये पूरी घटना। आशीष यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई, ये कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया है? क्या सबको लेकर कोई जानकारी और क्या मामले में जांच बैठी? मैं बता दूं, अभी तक जो जानकारी मिली है ये जब कल शाम जो ट्रेन जो दिल्ली से देहरादून के लिए निकली तो हमारे करीब 8 किलोमीटर दिल्ली से जब चलते हैं तो 8 किलोमीटर मुजफ्फरनगर से पहले नरा स्टेशन पड़ता है। तो नरा स्टेशन से जब ट्रेन गुजरी तो वहीं की वारदात बताई जा रही है। वहीं ये पत्थरबाजी हुई जिसमें 2 शीशे जो है छिटक गए, लेकिन किसी भी यात्री के घायल होने की या उसकी कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी जब हमने यहाँ जीआरपी थाने से जानकारी चाहिए, बीआरपीएफ थाने से चाहिए, तो उन्होंने अनभिज्ञ बताया। उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं और स्टेशन अधीक्षक जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है रेलवे स्टेशन पर। हमने उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करी है और वंदे भारत आज सुबह अपने टाइम से यहाँ से दिल्ली के लिए गुजरी है और जो है अभी तक कोई ये नहीं हुआ कि कहाँ कैसे घटना घटी या कोई इसमें कोई गिरफ्तारी हुई या कोई जांच बैठी है, अभी कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए कोई सूचना मिलने की अब तक बात नहीं सामने आई है, लेकिन ये कौन से संदिग्ध लोग थे जिन लोगों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है? क्योंकि इससे सिर्फ ना ट्रेन को नुकसान हुआ है बल्कि ट्रेन के भीतर बैठे जो यात्री हैं वो भी चुटहल हो सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या अब स्टेशन पर भी पूरे मामले को लेकर जाँच हो सकती है? क्योंकि एक स्टेशन का नाम भी सामने आ रहा है जहाँ पर पत्थरबाजी होने की बात कही गई है। हाँ, मैं बता दूं जैसा कि यहाँ से मुजफ्फरनगर से 8 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जैसे रेलवे स्टेशन नरा है जहाँ की घटनाएं बताई जा रही है, तो उसको लेकर प्रशासन भी और रेल प्रशासन जो है चुस्त हुआ है। हो सकता है कि जांच बैठे और ये जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचे। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए हमले में किसी को चोट नहीं हुई है, लेकिन पत्थरबाजी ट्रेन पर हुई है। ट्रेन पर पत्थर फेंके गए हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ट्रेन के शीशों पर किस तरीके से पत्थर फेंके गए। हालांकि लोगों को चोट नहीं आई है, गनीमत ये रही कि लोग इसमें चोटिल नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू, डायरिया समेत संक्रामक बीमारियों को लेकर अलर्ट। दवा और इमरजेंसी को बेहतर करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो दवा और इमरजेंसी को बेहतर करने के निर्देश जारी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की निगरानी करेंगे। बलिया में मौतों के बाद देवरिया और प्रतापगढ़ में भी कई मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बलिया भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सख्ती से कार्रवाई होगी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की निगरानी करेंगे, अहम जानकारी आपको हम बता दें। और बलिया में मौतों के बाद देवरिया और प्रतापगढ़ में कई मौत हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बलिया भेजे जाने की बात सामने आई है, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। दवा और इमरजेंसी को बेहतर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की निगरानी करेंगे, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी निगरानी करेंगे, ये जिम्मेदारी दी गई है। और बलिया में मौतों के बाद देवरिया और प्रतापगढ़ में कई मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बलिया भेजा गया है, यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बलिया भेजा गया। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर सख्ती से कार्रवाई होगी, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट, लखनऊ से खबर, यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू, डायरिया समेत संक्रामक बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दवा और इमरजेंसी को बेहतर करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो दवा और इमरजेंसी को बेहतर करने के निर्देश, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अब मरीजों की निगरानी करेंगे, इस तरीके की बात भी सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की निगरानी करेंगे, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बलिया में मौतों के बाद देवरिया और प्रतापगढ़ में भी कई मौतें हुई हैं। तो बलिया में मौतों के बाद प्रतापगढ़ में भी कई मौत। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बलिया भेजा गया है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर होगी सख्ती से कार्रवाई। लखनऊ से खबर, यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू, डायरिया समेत संक्रामक बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और दवा और इमरजेंसी को बेहतर करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की निगरानी करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और साथ ही डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की निगरानी करेंगे, इस तरीके की बात सामने आई है। संक्रामक बीमारियों को लेकर यहां पर अलर्ट है। बलिया में मौतों के बाद देवरिया और प्रतापगढ़ में कई मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बलिया भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को अब बलिया भेजा गया है। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। सतीश हमारे साथ में जुड़ चुके। सतीश, यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कि बलिया में कुछ समय पहले 100 लोगों की मौत की खबर आई थी। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने खुद इसका संज्ञान लिया और 2 अफसर को वहां पर तैनात किया गया, खासकर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई। इसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर जो गर्मी का पिछले 1 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें लू, डायरिया समेत कई ऐसे संक्रमण है जो एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में जो अस्पताल है, खासकर ओपीडी की बात करें, इमरजेंसी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो इसको लेकर उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि सभी चिकित्सा जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं और सीएमएस हैं, सभी को अलर्ट जारी किए हैं कि अस्पतालों में किसी तरह की व्यवस्थाओं में लापरवाही न हो। खासकर बेड की बात हो या फिर अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की बात हो या फिर दवाइयों की बात हो, तो इस तरह की चीजों को पर ध्यान दिया जाए। खासकर अगर देखें कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से मौत हुई, उसमें कहीं कहीं लू की वजह से, ज्यादा तापमान की वजह से इस तरह की दिक्कत हुई। अस्पताल में जो ऐसा बताया जा रहा है कि अस्पताल में सही तरह से उपचार नहीं मिल पाया। खासकर ग्रामीण स्तर के जो अस्पताल होते हैं सरकारी, वहां पर उपचार नहीं मिल पाया। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल है, वहां पर एक तरह से व्यवस्थाओं को सही करने के लिए भी बात की गई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी लापरवाही देखी जाती है। तो खासकर ग्रामीण स्तर पर इस तरह को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। खास सीएमओ खुद ये एक तरह से उनको देख रेख की बात की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं, इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश के सभी अस्पतालों। तो कहीं ना कहीं जो इस समय धूप की वजह से, अत्यधिक गर्मी की वजह से स्थिति बनी हुई है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर भी इस तरह की पर ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर प्रशासन भी एक्टिव है। और सतीश, सबसे बड़ी बात यह कि देखिए भीषण गर्मी भी देखने को मिल रही है और गर्मी के मौसम में कई ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। ऐसे में क्या इस लिहाज से भी खास इंतजाम अस्पतालों में है? में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, तो प्रचंड गर्मी इस वक्त देखने को मिल रही है। खासकर जो भी बाहर निकल रहे हैं, तो उस पर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि पानी पीकर निकले और पूरे सर को ढक कर निकले, यानी कि पूरे बाजू के कपड़े पहनकर निकले। इसमें बताया जा रहा है कि लू की वजह से एक तरह से डायरिया या डेंगू जैसे तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, वो कहीं न कहीं इस समय एक्टिव हो चुके हैं। तो इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अस्पतालों में की जो व्यवस्थाओं की बात करें, तो उसके लिए एक तरह से अलग से वार्ड बनाया गया है कि ऐसे मरीजों को उपचार सही तरीके से मिल पाए, उसको ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में जो ग्रामीण स्तर के अस्पताल, जैसा कि मैं फिर बात कर रहा हूँ ग्रामीण स्तर के अस्पतालों की, तो वहाँ पे चिकित्सक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी दिया गया है। इसके लिए दवाइयों की उपलब्धता की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी मरीज बाहर से दवाइयां न ले, उनको अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्थाएं दी जाएगी, किसी तरह की दिक्कत ना होगी। अगर दिक्कत होगी तो कंट्रोल रूम के भी जरिए उनका निस्तारण किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका सतीश, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर बलिया में मौतों के बाद देवरिया और प्रतापगढ़ में भी कई जाने गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को अब बलिया भेजे जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को बलिया भेजा गया है और रिपोर्ट के बाद अब जिम्मेदारों को तलब किया जाएगा। और लखनऊ से खबर, जहां पर सभी अस्पताल यूपी में अलर्ट पर हैं।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अंबेडकर नगर से खबर है जहां पर सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और भारी फोर्स के साथ एसपी ने किया पैदल मार्च। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ाई। दौरे से एक दिन पहले सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। तो दौरे से एक दिन पहले सघन तलाशी अभियान चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। अंबेडकर नगर से ये खबर आपको बता रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स के साथ एसपी ने यहां पर पैदल मार्च किया है। तो भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किए जाने की बात सामने आई है और दौरे से एक दिन पहले सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। तो दौरे से एक दिन पहले सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चौकसी यहां पर बढ़ाई है। अंबेडकर नगर से खबर है। दौरे से एक दिन पहले सघन तलाशी अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। भारी पुलिस फोर्स के साथ एसपी ने यहां पर पैदल मार्च भी किया है और दौरे से एक दिन पहले सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कहीं मच जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और बिजली की कटौती को लेकर ट्वीट किया। पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी, मायावती की ओर से यह बातें सामने आई हैं और बिजली की कमी से लोगों का जीवन त्रस्त हो गया है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आम जनमानस की बिजली की समस्या को लेकर आवाज उठाई है और कहा कि बिजली से और गर्मी से हो रही मौतें दुखद हैं। बलियाबाद नजलों से मौत की खबरें दुखद बताई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार बिजली व्यवस्था को तुरंत ही सुधारे, अस्पतालों आदि में बिजली कटौती ना करे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से यह बातें कही गई हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर लखनऊ से खबर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बिजली कटौती पर सवाल उठाया है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बिजली कटौती पर सवाल उठाया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर जहां पर बिजली कटौती पर सवाल उठाए हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और बिजली की कटौती को लेकर ट्वीट किया गया है। पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी है और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली की कमी से लोगों का जीवन त्रस्त हो गया है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजली की कमी से लोगों के जीवन में कई सारी समस्याएं होने की बात भी कही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने इस ट्वीट में और कहा कि बलिया व नजलों में लोगों की हो रही मौत बेहद दुखद है। अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर लोगों की हो रही मौतों को लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो की ओर से सवाल उठाया गया है। तो बीएसपी सुप्रीमो की ओर से सवाल उठाया गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी जहां पर लखनऊ से खबर है। बसपा सुप्रीमो की ओर से ट्वीट किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से ट्वीट किया गया। और बिजली की कमी से लोगों का जीवन त्रस्त है। बिजली की कमी से लोग परेशान हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर यह अहम बातें कही हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें। बिजली की कमी से लोगों के जीवन में कई सारी समस्याएं होने की बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में लिखी है। बलिया व अन्य जिलों से मौत की खबरों को दुखद बताया है बीएसपी सुप्रीमो ने। यह आम खबर आपको बता दें जहाँ पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और अस्पतालों में बिजली कटौती ना की जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा है। लखनऊ से खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर ये अहम बातें कही हैं। और अगली खबर लखनऊ से ही जहां पर महिला को अश्लील मैसेज भेजने का यह मामला है। महिला होमगार्ड को अश्लील मैसेज भेजने का मामला। प्लाटून कमांडर राधेश मिश्रा पर गंभीर आरोप। व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाए जाने के बाद मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विभाग को धूमिल करती चैट मीडिया में वायरल हो गई है। महिला होमगार्ड को अश्लील मैसेज भेजने का यह पूरा मामला बताया जाता है और प्लाटून कमांडर राधेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं और व्हाट्सएप पर
अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। साथ ही आपको बता दें कि ये अश्लील चैट भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि पूरे विभाग की छवि को धूमिल कर रही है। तो यह आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर पूरे विभाग की छवि को धूमिल किए जाने की बात सामने आई है। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विभाग को धूमिल करती चैट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और महिला होमगार्ड को अश्लील मैसेज भेजने का ये पूरा मामला है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा और आरोप के साथ साथ अब ये जो तस्वीरें हैं, जो स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे विभाग की छवि पर दाग लग रहा है। देखिए, बिल्कुल एक महिला होम गार्ड कर्मी है जिसने ये मैसेज को वायरल किया है। उसने प्लाटून कमांडर राजेश मिश्रा पर आरोप लगाए हैं कि जबरदस्ती वो बात करने की कोशिश करते हैं, चैट करते हैं, अश्लील फोटोज भेजते हैं। उसके बाद बात नहीं करते हैं तो काफी दबाव बनाते हैं कि हमसे बात करो, देर रात तक हमसे बात करो। उसी के कारण महिला ने ये मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं और अपने प्लाटून कमांडर, अपने अधिकारी पर, जिसका नाम राजेश मिश्रा है, उस पर ही आरोप लगाए हैं। जैसे ही ये फुटेज जो है, ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो तमाम होमगार्ड महकमे में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मैसेज टाइप किए गए, जो बोला गया, लिखा गया, वो काफी बताता है कि किस तरीके से वो जबरदस्ती महिला के ऊपर दबाव बना रहा था। विभाग को धूमिल जो जिस तरीके से किया जा रहा है, जो कमांडेंट राजेश मिश्रा द्वारा साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से अपने ही विभाग की महिला होमगार्ड को जबरदस्ती दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर बात करने का प्रयास किया जाता। फिलहाल महिला जो कर्मचारी है, होमगार्ड कर्मचारी, वो थक हार कर उसने इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए विभाग पर पूरी तरीके से दाग यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। भरत, क्या लगता है जब तस्वीरें सामने आ चुकी है, सोशल मीडिया पर ये चैट वायरल है, ऐसे में जो उच्चाधिकारी हैं इस पूरे मामले में क्या संज्ञान ले सकते हैं? संज्ञान मामले में ले रहे हैं। जब हमने तमाम जो दर्ज बात करने की कोशिश करी, उन्होंने फिलहाल इस मामले को अभी चुप्पी साधी, लेकिन ये जरूर उन्होंने कैमरे ऑफ कैमरे में कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, ये किस तरीके से क्या बात हो रही थी और क्यों जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था। अब जांच का विषय कहकर बात को टरका रहे हैं, लेकिन हाँ, अब देखना ये होगा कि अपने ही विभाग के कमांडेंट जो ऑफिसर है राजेश मिश्रा, उनके ऊपर क्या विभाग कार्रवाई करता है, किस तरीके की महिलाएं कार्रवाई से संतुष्ट होती है कि नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो महिला को अश्लील मैसेज भेजने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, महिला को अश्लील मैसेज भेजने का है ये पूरा मामला। और महिला होमगार्ड को मैसेज भेजे गए थे और जिसका ये अब सामने आया है। स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। तो ये हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर अश्लील मैसेज के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जो पूरे विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर कानपुर सेंट्रल में महिला का शव मिला है और प्लेटफॉर्म नंबर 6-7 पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय पक्षी माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिला है और जीआरपी और आरपीएफ ने मोर का शव कब्जे में ले लिया है। कानपुर से खबर आपको हम बता दें, जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। कानपुर से खबर, कानपुर सेंट्रल पर मिला मोर का शव। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव यहाँ पर मिला है और राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। जीआरपी और आरपीएफ ने मोर का शव कब्जे में ले लिया है। तो मोर का शव कब्जे में ले लिया। कानपुर सेंट्रल में मोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। यह हम जानकारी आपको बता दें। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर शव मिलने से हड़कंप मच गया और राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। कानपुर से खबर, राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव मिलने से हड़कंप मचा। जीआरपी और आरपीएफ ने मोर का शव कब्जे में ले लिया है।
और अगली खबर है कासगंज से, जहां पर नहर में 8 साल का मासूम बच्चा डूबा है और खेलते समय नहर में डूबने से 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। नहर में डूबने के बाद साथ के बच्चों में चीख पुकार मच गई। पुलिस व गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू अभियान। तो पुलिस व गोताखोरों की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया है और नहर में डूबा एक 8 साल का मासूम बच्चा, यह हम खबर आपको बता रहे हैं। और पुलिस व गोताखोरों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला है मृतक। और सहावर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर खेलते समय नहर में एक 8 साल के मासूम बच्चे की डूबने से मौत की खबर सामने आई है। नहर में डूबने के बाद साथ के जो बच्चे थे उनमें चीख पुकार मच गई है। और ये मासूम बच्चे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब पुलिस और गोताखोर ने यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया है और 8 साल का मासूम बच्चा डूबा। सुबह सुबह वो बच्चा पानी लेने के लिए गया था वहाँ पे, तो कुछ बच्चे और नहा रहे थे साथ ही साथ। तो वो बच्चा किसी तरह से सीढ़ी से रपट गया अंदर। सिलसिला पूरे दिन हमारे पूरे गांव के लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने, सारे लोगों ने नहर में ढूंढा लेकिन नहीं मिला वो। लेकिन आज सुबह बॉडी मिली है 5 बजे। क्या ग्रामीणों ने रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? रात भर हम लोगों ने ढूंढा था, पूरी रात भर। अच्छा, बॉडी कहाँ से बरामद हुई है? तौली मोड़ से थोड़े आगे बढ़ के। कितने बजे लगभग बरामद हुई है? 5 बजे से। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर रतलाम से अगली खबर सामने आई है और दुकान में फटा गैस सिलेंडर का बाटला। रतलाम से हम खबर आपको बता दें, हादसे में 6 साल के मासूम समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। हुसैन टेकरी चौकी का ये पूरा मामला है और मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। रतलाम से ये खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मौके पर टीम पहुंच चुकी है। हुसैन टेकरी चौकी के पास का पूरा मामला, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दुकान में गैस सिलेंडर का बाटला फटने से हड़कंप मच गया है। रतलाम से खबर सामने आई है और हादसे में 6 साल के मासूम समेत 3 लोग पुलिस में घायल हुए हैं और तस्वीरें भी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो रतलाम से ये खबर आपको हम बता दें, जहां पर हादसे में 6 साल के मासूम समेत 3 लोग घायल हो गए हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, यह हम जानकारी आपको हम बता दें, मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है और हुसैन टेकरी चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हुसैन टेकरी चौकी का ये पूरा मामला है। रतलाम से खबर, दुकान में गैस सिलेंडर का बाटला फटने से हड़कंप मच गया है। और राहुल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रतलाम से। राहुल, 6 साल के मासूम बच्चे समेत कुल 3 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों की स्थिति कैसी है? राहुल, आवाज पहुंच रही? जी बोलिए। जी। पूरा मामला हुसैन टेकरी चौकी क्षेत्र का है, जहां पर सुबह 6 बजे करीबन दुकान के अंदर गैस की टंकी फट गई है, जिसमें 3 लोग सो रहे थे, जिसमें एक 6 साल का बालक भी सो रहा था। वो ज्यादा जख्मी होने पर उनको रिक्शे की मदद से अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। मैं बताना चाहूंगा कि बाटला इतना तेज फटा है कि आसपास की दीवारें गिर गई है, छत में दरारें आ गई हैं। वहीं एफएसएल की टीम रतलाम से जावरा पहुंची है, पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मौके पर हुसैन टेकरी चौकी प्रभारी सहित पुलिस दल भी मौके पर जांच में जुटा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, क्या सबको लेकर कोई जानकारी सामने आई कि आखिर गैस सिलेंडर के बाटले में आग कैसे लगी? जी, अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की पता चलेगा किस तरह से क्या महत्व हुआ है। जी शुक्रिया राहुल अधिक जानकारी के लिए। तो रतलाम से खबर, दुकान में गैस सिलेंडर का बाटला फटने से हड़कंप मच गया और इसमें कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 साल के मासूम समेत कुल 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। दुकान में गैस सिलेंडर का बाटला फटने से हड़कंप मच गया है। हुसैन टेकरी चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और कोरबा जिले की बांकी मोगरा पुलिस द्वारा कुसमुंडा निवासी रामायण केवट की शिकायत पर कर्जा एक्ट के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि मुख्य आरोपी संजय आजाद, जो फिलहाल बांकी मोगरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर हैं और फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि रामायण केवट के द्वारा अपनी बेटी के विवाह के लिए 1.5 लाख रुपए सूदखोरों से ब्याज पर लिया गया था, जिसको मूलधन और ब्याज सहित अदा करने के बावजूद भी संबंधित व्यक्तियों के द्वारा एटीएम और पेमेंट क्लिप के माध्यम से हर महीने पैसे निकाल लिए जा रहे थे। पैसे मांगे जाने पर गाली गलौज देकर भगाया जा रहा था। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने वीर बहादुर केसरी को बांकी मोगरा से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अनेक लोगों के एटीएम कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं और पुलिस द्वारा दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। रामायण केवट पिता स्वर्गीय बंधन केवट उम्र 52 वर्ष जो उच्च अधिकारियों के पास एक लिखित आवेदन पेश किया, जिसमें उसने बताया कि बांकी मोगरा के 2 लोगों के द्वारा उसके उधार पैसे को दिया गया और उसके एवज में उसके संपूर्ण दस्तावेज को रखवा लिए थे और उसके एटीएम के माध्यम से उसका पैसा निकाल ले रहे थे, जिसकी शिकायत पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद संबंधित आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू बहादुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान लाखों युवाओं के संबंध में सीजीपीएससी 2021 के मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि सीजीपीएससी 2021 में व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहा। विगत दिवस छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसकी सूचना जारी होने के पश्चात ही मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के चयन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। चयन सूची में आयोग के अध्यक्ष के बेटे का नाम बिना उपनाम के शामिल है। प्रदेश के मुख्य अधिकारी जनों के पुत्र पुत्रियां, निजी पार्टी के नेता के बेटी, दामाद का चयन भी प्रथम 20 लोगों की सूची में शामिल होना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे अनेक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिसके विरोध में कल मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए जाने की बात कही गई है। मेरिट सूची आई है जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस विषय को लेकर युवा मोर्चा लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूर्ण भी प्रदर्शन हम लोग लगातार कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों के पास जा रहे हैं, जहां हमें इस जो परीक्षा परिणाम आए हैं, छात्रों के मन में जो शंका है, उसमें हमारे विरोध प्रदर्शन में छात्रों का भी हमें बहुत बड़ा समर्थन इस छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। निवास का घेराव किया जा रहा है और कुछ बिंदु पे हमारी जांच मांग को लेकर कल ये प्रदर्शन वहाँ पे होगा, जहाँ राजनांदगांव जिले से 1000 से हजारों से ज़्यादा सभी युवा मोर्चा के साथी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसी विषय को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्य समिति की बैठक और ओबीसी समाज प्रमुखों का सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष वर्मा ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये पार्टी नहीं, परिवार है। इसमें 95 जातियां हैं, सभी छोटे छोटे जाति भी पिछड़ा वर्ग में आती हैं। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा, खूबचंद पारक, वरिष्ठ भाजपा नेता नीलू शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता ने भी संबोधित किया है। समाज प्रमुखों का सम्मान, पुष्पमाला और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। आज जिला कार्यकारिणी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष सहित एक बैठक बुलाया गया है और कुछ समाज जो प्रमुख हैं, अलग अलग समाज के, उनका भी सम्मान आज करना है। और आज बैठक का मूल उद्देश्य था कि आने वाले 2023 चुनाव सामने है, हमारी मोर्चा की भूमिका, हमारी काम करने के तरीका और हम एकदम अंतिम नीचे स्तर तक काम करके सरकार कैसे बने, बात को चिंता करने के लिए बैठक बुलाया। हमारा जो 2 जिला अलग होने के बाद हमारा छोटा जिला हो गया और 10 मंडल जो बना, उसमें कुछ जो निष्क्रिय थे उसको एक नया सिरे से फिर से गठन करके ये टीम को तैयार किया गया है। भाटपारा गोदलीवाला धाम में राज्य स्तरीय कैडेट बालक बालिका जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जिसमें राज्य भर से 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले 16 खिलाड़ियों का चयन 5 जुलाई से कर्नाटक तोरंगलू में होने वाले राष्ट्रीय कैडेट जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया। उक्त प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर भाटापारा एसडीओपी आशीष अरोड़ा व नगर के प्रतिष्ठित लेप्रोस
एंडोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विकास आदिल मौजूद रहे, जिनके हाथों सभी कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक देकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। जूडो स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें कि पूरे प्रदेश से लगभग 120 बच्चों ने भाग लिया था और उनमें से जो गोल्ड मेडल जीते हुए बच्चे हैं आगे नेशनल लेवल में हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और कर्नाटका में तुरंगालू में एक जगह है जहाँ पे जुलाई में इनकी नेशनल प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें समस्त देश के बच्चे भाग लेंगे। वहाँ पे जाके ये अपना प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छा आयोजन भी बहुत अच्छा हुआ और यहाँ पर मैचेस देख करके बहुत अच्छा लगा। और अभी यहाँ पर 120 बच्चे आए थे, जिसमें से 16 बच्चे कर्नाटका जा रहे हैं। और टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था, देख करके अच्छा लगा। वातावरण ऐसी जगह में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो खिलाड़ियों को भी एक अच्छा माहौल मिलेगा। राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में टोटल 120 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो अपने छत्तीसगढ़ के लगभग सारे जिला से सारे बच्चे लोग शामिल हुए थे। उसमें 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 8 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। सर, चुनौती काफी कठिन थी और यह जब प्रस्ताव हमारे पास आया कि भैया ये प्रतियोगिता करानी है और कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उस इश्यूज को समझते हुए हमको ये लगा कि उन चुनौतियों को हम फेस कर सकते हैं। तो फिर हम लोग कभी भी प्रोग्राम हम अपने भाटापारा में कराएंगे। और इस बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं। अलीगढ़ से अहम जानकारी सामने आई है, जहां पर यौन उत्पीड़न का शिकायत पत्र वायरल हो गया है। तो अलीगढ़ से खबर, यौन उत्पीड़न का शिकायत पत्र वायरल, ट्विटर पर वायरल हुआ शिकायती पत्र। तो ट्विटर पर शिकायती पत्र वायरल हो गया है, आम जानकारी आपको बता दें। और गैर जनपद की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात अलीगढ़ में सामने आई है। लड़कियों को किडनैप कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर लड़कियों को किडनैप कर यौन उत्पीड़न का आरोप, लड़कियों को किडनैप कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने की बात सामने आई है। अलीगढ़ से खबर, एएमयू प्रशासन और पुलिस ने पत्र को फर्जी बताया है। तो एएमयू प्रशासन और पुलिस ने पत्र को फर्जी बताया। एएमयू के प्रॉक्टर ने पत्र की जांच कराने की बात कही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पत्र की जांच कराने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यौन उत्पीड़न का शिकायत पत्र वायरल होने से हड़कंप मच गया। अलीगढ़ से खबर, यौन उत्पीड़न का शिकायत पत्र वायरल, ट्विटर पर वायरल हुआ शिकायती पत्र। और ट्विटर पर यह शिकायती पत्र वायरल होने से हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी, गैर जनपद की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न घटनाएं सामने आई हैं और ये शिकायती पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़कियों को किडनैप कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो लड़कियों को किडनैप कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यौन उत्पीड़न का शिकायती पत्र वायरल हो गया है। एएमयू प्रशासन और पुलिस ने पत्र को लेकर यह आम बातें सामने आई। एएमयू के प्रॉक्टर ने पत्र से जुड़ी कई बातें बताई। अहम खबर और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गैर जनपद की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात कही गई है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, लड़कियों को किडनैप कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ट्विटर पर वायरल एक पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त पत्र में महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों पर एक व्यक्ति द्वारा इस पत्र में आरोप लगाया गया था। इस पत्र के संबंध में थाना पुलिस द्वारा जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि जो भी तथ्य इस पत्र में दिए गए हैं वे तथ्यहीन तथा सत्यता से परे हैं। झूठी व भ्रामक सूचना देने के क्रम में पत्र देने वाले समीर रजा अली के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो ट्विटर पर शिकायती पत्र वायरल हो गया है और गैर जनपद की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गैर जनपद की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात सामने आई। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। विश्व प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, यौन उत्पीड़न का शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, क्या है पूरा मामला आखिर?
बिल्कुल, देखिए कि शिकायती पत्र जो है ट्विटर पे जो है लगातार वायरल हो रहा है, जिसका पुलिस ने और एएमयू प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी जो युवक है जिसने वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यौन उत्पीड़न और उसके अलावा किडनैपिंग जैसे मामलों को लेके जो है एक पत्र जारी किया था, उस मामले में पूरी तरीके से उसके खिलाफ पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी युवक की गिरफ्तारी को लेकर जो है पुलिस ने टीमें भी बना दी है। हालांकि अभी तक उस युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और वहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उस युवक ने ट्विटर पे जो शिकायती पत्र डालकर वायरल जो किया था, तो उसमें सीधे तौर पे गैर जनपद की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न, लड़कियों को किडनैप करने के बाद में यौन उत्पीड़न, उसमें तमाम तरह की ऐसी बातें लिखी थी, भ्रामक बातें, जिनसे जो है कहीं ना कहीं पुलिस की और एएमयू इंतजामिया की छवि खराब होने का बिल्कुल सवालिया निशान बिल्कुल सीधे तौर पर लगते नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सवालिया निशान लग रहे हैं, लेकिन गैर जनपद की लड़कियों के साथ जिस तरीके से यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है, क्या इस सब पर स्थानीय प्रशासन ने कुछ कहा है? साथ ही जो जिम्मेदार हैं उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है क्या? बिल्कुल, देखिए कि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने जो है अपना जो है बयान भी जारी कर दिया, जिसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि ये पोस्ट जो है पूरी तरीके से भ्रामक है और इस तरीके की कोई घटना जो है ना तो एएमयू से जुड़ी है, ना कहीं अलीगढ़ से कहीं जुड़ी है, और ना आसपास के उस लेटर में जो गैर जनपद का जिक्र किया गया ना कहीं से जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी भ्रामकता फैलाने के उद्देश्य से इस लेटर को जारी किया गया था, और जिस युवक ने वो लेटर जारी किया है उस युवक को खिलाफ जो है पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और बिल्कुल उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें लगा दी है। जल्दी बहुत शुक्रिया विश्व प्रताप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो एएमयू के प्रॉक्टर ने पत्र की जांच करने की बात कही है। आम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर अलीगढ़ से है। यौन उत्पीड़न का शिकायत पत्र वायरल हो गया है। लड़कियों को आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न की बात सामने आई, यौन उत्पीड़न का शिकायती पत्र वायरल हुआ है। ये अहम खबर आपको हम बता दें, गैर जनपद की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात कही गई है। ट्विटर पर अब ये शिकायती पत्र वायरल, लड़कियों को किडनैप कर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने की बात, ये बड़े आरोप लगे हैं। और राजस्थान के अजमेर जिले में बिपरजॉय और तूफान का असर देखने को मिला है, जिसके चलते शहर में लगातार बारिश हो रही है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। तो वहीं अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की जहां पर भी बिपरजॉय तूफान के चलते अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया। आलम यह रहा कि वार्डों में भरे पानी से गुजरकर डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। तो वहीं वार्ड में भरे पानी के बीच में मरीज पलंग पर लेटे दिखे हैं और प्रशासन के बड़े बड़े दावे यहां पर खोखले साबित हो गए। बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब अस्पताल की हालत तैयारियों पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों के सामने परेशानियों का अंबार किस कदर होगा। तो अस्पताल में पानी भर गया, मरीज परेशान हो गए हैं और पाली प्रशासन की मुस्तैदी से कई लोगों की जान बताया जा रहा है बच गई है। और जान देसुरी, सुमेरपुर, बाली क्षेत्रों में 30 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जहां पावा में फंसे 6 लोगों को बचाने बुलवाई वायुसेना। सुमेरपुर में 367, रानी में 349 और देसुरी में 345। तो वहीं बाली में 338 मिलीमीटर बारिश। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का पाली जिले में व्यापक असर देखने को मिला है। शनिवार रात से जिले में तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हुई, जो रविवार दोपहर बाद तक जारी रही। इस दौरान सुमेरपुर ब्लॉक में सर्वाधिक 367 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। चक्रवाती तूफान के चलते पाली जिले में मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया। सुमेरपुर क्षेत्र के पावा गांव में 6 लोग तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं। सूचना पर स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। काफी प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर जिला कलेक्टर मेहता ने वायुसेना की मदद मांगी है। समाचार लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और इसी प्रकार धना गांव में भी बहाव में फंसे 2 लोगों को निकालने के लिए प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम प्रयासरत है।
सीकर के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत को दिव्यांशु का एक भावुक पत्र मिला है। इस पत्र में कैंसर पीड़ित बालक दिव्यांशु ने अपनी भावनाएं लिखी हैं और सीएम अशोक गहलोत के साथ जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि बेटे दिव्यांशु ने जन्मदिन हमारे साथ मनाने की सद्भावना व निश्चल स्नेह के अनुपम उपहार के आगे किसी अन्य उपहार की तुलना नहीं की जा सकती। आज जेके लोन हॉस्पिटल जाकर दिव्यांशु से उनके जन्मदिन पर सीएम ने मुलाकात की और दिव्यांशु का संपूर्ण इलाज सरकार जिम्मेदारी से कराएगी। जन्मदिन पर तोहफा भी दिया, साथ ही सीएम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं और शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और जनता से भी कहा कि आप सब भी दिव्यांशु के लिए दुआ कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के काफिले पर हमला हुआ। दोनों ही मुख्यमंत्रियों पर हमले का दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में केजरीवाल और भगवंत मान के काफिले पर हमला यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि लाठी और डंडों से मुख्यमंत्री केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के काफिले पर हमला हुआ। सीएम केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और बताया कि हर राज्य में लोग दिल्ली, पंजाब जैसी सुविधाएं चाहते हैं, तो वहीं इस बार राजस्थान में भी आप पार्टी पर भरोसा दिखाएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।